दूसरे रोज मैं जल्दी फौजी कैंटीन पर आ गया। ठीक 8 बजे मेजर शरद की फौजी गाड़ी आ गई। मैं उसमें बैठ गया और गाड़ी शहर के बड़े होटल अशोका की जानिब रवाना हो गई। अशोका होटल नागपुर में नया नया तामीर हुआ था। ये 3 मंजिला बड़ी जदीद किस्म की खूबसूरत इमारत थी। सामने एक खूबसूरत कुशादा सरसब्ज लॉन था। हमारी गाड़ी पार्किंग में खड़ी हो गई। मेजर शरद दीवान अपनी फौजी वर्दी में था। उसके साथ छोटे रैंक के फौजी ऑफिसर भी थे। होटल की लॉबी में अशोका होटल का मैनेजर हमारा इंतजार कर रहा था। वो हमें लेकर डिनर हॉल में आ गया। मेजर शरद और दूसरे फौजी अफसरों ने पूरे हॉल का मुआयना किया, पर्दों को हटाकर देखा, खाने की लंबी मेज का जायजा लिया। फिर होटल के मैनेजर को कुछ जरूरी हिदायत दी और वहाँ से हम होटल की दूसरी मंजिल में बजरिया लिफ्ट आ गए, जहाँ डिनर से पहले इसराइली और भारतीय जर्नैलों की खास मीटिंग होनी थी। मेजर शरद और उसके साथ ही फौजी अफसर इस कमरे का भी मुआयना करने लगे थे, लेकिन सबसे ज्यादा कमरे का जायजा मैं ले रहा था। मैंने खिड़कियों को देखा। कमरे की कुल 3 खिड़कियाँ थी जो नीचे लॉन की जानिब खुलती थी। कमरे के 2 दरवाजे थे। एक दरवाजे से हम दाखिल हुए थे, दूसरा दरवाजा बंद था जो किसी दूसरे कमरे की तरफ खुलता था। मेजर शरद ने होटल मैनेजर से कहा, ये तीनों खिड़कियां बंद रहेंगी और ये दूसरा दरवाजा भी बंद रहेगा। मेन दरवाजे पर हमारे आदमी तैनात होंगे। होटल के मैनेजर ने बड़े अदब से अंग्रेजी में कहा, ऐसा ही होगा सर, हम इन खिड़कियों को और इस दरवाजे को लॉक कर देते हैं। मेजर शरद ने अंग्रेजी में कहा, अभी लॉक करने की जरूरत नहीं है, अभी फंक्शन में 2 दिन बाकी हैं। फंक्शन वाले दिन हमारे आदमी खुद आकर सारा बंदोबस्त करेंगे। उसके बाद हम नीचे आ गए। मैं मेजर शरद के साथ साथ चल रहा था। उसने बड़े फख्र से पूछा, क्यों धर्मवीर, क्या ख्याल है? मैंने कहा, भैया मैं मुतमईन हूँ, हमारी इंटेलिजेंस दुनिया की सबसे बेहतरीन मिलिट्री इंटेलिजेंस है। मेजर शरद दीवान खुश होकर मुस्कुराने लगा। उसके पीछे पीछे जो 2 फौजी अफसर चल रहे थे वो भी मेरी बात सुनकर मुस्कुराए। यहाँ से हम वापस रेजिमेंटल हेडक्वार्टर में आ गए। मेजर शरद ने मुझे फौजी कैंटीन के बाहर उतार दिया। कोई 1 घंटा मैंने बड़ी मुश्किल से गुजारा। उसके बाद अपने असिस्टेंट जगदीश से कहा, जगदीश भैया कल से मेरे पेट में गड़बड़ हो रही है, मैं वेद जी से दवाई लेने शहर जा रहा हूँ, तुम पीछे ख्याल रखना। जगदीश बोला, भैया तुम अपने मेडिकल स्टोर से दवाई क्यों नहीं लेते, मुफ्त मिल जाएगी। मैंने कहा, नहीं भैया, मुझे वेद जी की आयुर्वेदिक दवाई से ही आराम आता है, अभी आ जाऊंगा। फौजी रेजिमेंटल हेडक्वार्टर से निकलकर मैं सीधा दूसरे बाजार वाले शॉपिंग सेंटर में गया। वहाँ से मैंने खुफिया कोड में घनश्याम को फोन करके बताया कि मैंने जरूरी मालूमात हासिल कर ली हैं, मैं आ रहा हूँ। उसने कहा, आ जाओ, इसी तरह सीधा ऊपर चले जाना। थोड़ी देर बाद मेरा रक्षा अपने खास मुजाहिद जासूस घनश्याम की दुकान के बाहर पहुँच गया। मैं दुकान के अंदर दाखिल होकर जीना चढ़कर ऊपर वाले कमरे में चला गया। उस वक्त घनश्याम एक खातून गाहक से बातें कर रहा था। उसने मुझे देख लिया था। चंद सेकंड के बाद वो भी ऊपर आ गया। मैंने उसे उस कमरे की खिड़कियों और दरवाजों के बारे में सब कुछ तफसील से बता दिया। वो कहने लगा, खिड़कियों और दरवाजों का रंग कैसा था? मैंने याद किया और कहा, खिड़कियों और दरवाजों का रंग नस्वारी था। वो बोला, ठीक है, ये मीटिंग किस रोज हो रही है? मैंने उसे बताया कि मीटिंग हफ्ते की रात को होगी। वो बोला, ठीक है, अभी 2 दिन बाकी हैं, लेकिन एक काम तुम्हें 1 रोज पहले वहाँ जाकर करना होगा। मैंने पूछा, मुझे बताओ। मैं वो काम 1 रोज पहले जाकर करूंगा। घनश्याम चंद लम्हे तौक़ुफ़ के बाद कहने लगा, वक्त थोड़ा है, तुम्हारा काम मुश्किल होगा, मुझे भी कुछ जरूरी चीजें तैयार करनी है, मगर मैं आज रात उन्हें तैयार कर लूंगा। तुम ऐसा करो, आज रात के पिछले पहर बल्कि सुबह सुबह मेरी दुकान पर आ जाओ। मैं जाग रहा हूँगा और दुकान का दरवाजा अंदर से खुला होगा। बाकी बातें मैं उसी वक्त करूंगा। अब तुम जाना चाहो तो जा सकते हो। मैं वापस आ गया। रात को बिस्तर पर लेटने से पहले पिछले पहर का अलार्म लगा दिया। घड़ी ने मुंह अंधेरे ठीक 4 बजे मुझे जगा दिया। मैंने बनियान, कमीज, पतलून और रबड़ के फ्लैट शूज पहने और आहिस्ता आहिस्ता जॉगिंग करता सैर करने के बहाने फौजी हेडक्वार्टर के गेट से निकल गया। गेट पर पहरे देने वाले सारे गार्ड मुझे पहचानते थे। अब कोई मुझे आने जाने से नहीं रोकता था। मैं सड़क पर कुछ दूर तक जॉगिंग करता गया। जब दूसरी सड़क पर घूमते ही मैंने दौड़ना बंद करके तेज तेज चलना शुरू कर दिया। एक जगह से मुझे खाली टैक्सी मिल गई। अभी अंधेरा ही था, सड़कों की बत्तियां रोशन थीं। टैक्सी लेकर मैं घनश्याम की दुकान वाले बाजार की नुक्कड़ पर उतर गया। बाजार बंद था। 1-2 आदमी सैर करते हुए मेरे करीब से गुजर गए। मैंने घनश्याम की दुकान का दरवाजा आहिस्ता से अंदर को धकेला। वो खुला था। अंदर जाकर मैंने दरवाजा बंद करके कुंडी लगा दी। ऊपर सीढ़ियों पर से घनश्याम की आवाज आई, आ जाओ। मैं कमरे में गया तो बिजली के बल्ब की रोशनी में मेज पर कुछ चीजें पड़ी थीं। इनमें 3 चौड़े साइज की स्कॉच टेपें भी थीं। लकड़ी का एक चौकोर डब्बा पड़ा था। घनश्याम चारपाई पर मेज के साथ लगकर बैठ गया। मैं उसके सामने कुर्सी पर बैठ गया। उसने नस्वारी रंग की स्कॉच टेप उठाते हुए कहा, इसे तुम आम स्कॉच टेप समझ रहे होगे। मैंने कहा, लगती तो ये आम टेप ही है। घनश्याम बोला, शायद तुम्हें यकीन ना आए, मगर ये हकीकत है कि इस 25 गज लंबी स्कॉच टेप में इतनी ताकत है कि ये तुम्हारे अशोका होटल का पूरा ब्लॉक धमाके से उड़ा सकती है। मैं हैरान सा होकर स्कॉच टेप को देखने लगा जो घनश्याम ने अपने हाथ में थामी हुई थी। उसने कहा, ये धमाका खेज स्कॉच टेप मैंने पहले से तैयार करके रखी हुई थी। हमारे मुजाहिदों को किसी भी वक्त इसकी जरूरत पड़ सकती है, लेकिन आज रात मैंने इसे एक खास केमिकल में डालकर इसकी ताकत को 3 गुना ज्यादा कर दिया है। तुम्हारा काम सिर्फ इतना होगा कि होटल के जिस कमरे में इसराइली और भारतीय जर्नैल मीटिंग करने बैठेंगे
उस कमरे की खिड़कियों और दरवाजों की चौखटों पर ऊपर से लेकर नीचे तक ये स्कॉच टेप चिपका देना। जैसा कि तुमने बताया था कि अगर खिड़कियां और दरवाजों का रंग नस्वारी है तो ये स्कॉच टेप चौखटों के साथ चिपकी हुई किसी को नजर नहीं आएगी, और इसमें ऐसे केमिकल मादे हैं कि जिसे डिटेक्टर भी डिटेक्ट नहीं कर सकता। बज़ाहिर ये बिल्कुल आम स्कॉच टेप है, लेकिन जब इसका धमाका होगा तो हो सकता है होटल के कमरे समेत पूरा ब्लॉक उड़ जाए। कमरे में इतनी शदीद आग भड़क उठेगी कि उसे बुझाना मुश्किल हो जाएगा। इस आग में कमरे में बैठा हुआ हर शख्स आन की आन में जल कर कोयला बन जाएगा। मैंने घनश्याम से सवाल किया, लेकिन ये स्कॉच टेप बम फटेगा कैसे और किस वक्त? मेरा मतलब है कि इसका डेटोनेटर कहाँ होगा? घनश्याम ने लकड़ी का डिब्बा खोला, उसमें से प्लास्टिक का एक लिफाफा रखा। उसने लिफाफा खोलकर उसमें से शीशे की एक नलकी निकाली जिसके गिर्द नस्वारी रंग की बारीक तार लिपटी हुई थी। उसने तार थोड़ी सी खोलकर मुझे दिखाई। ये तार रेशम के रेशे से भी ज्यादा बारीक थी। घनश्याम ने कहा, इसे खींच कर देखो। मैंने उसे थोड़ा सा खींचा। उसने कहा, और जोर से खींचो। मैंने ज्यादा जोर से खींचा मगर तार बिल्कुल न टूटी। घनश्याम बोला, ये तार फौलाद से भी ज्यादा मजबूत है। मैंने पूछा, ये तार मुझे कहाँ लगानी होगी? घनश्याम ने कहा, यही वो तार है जिसके जरिए कमरे के दरवाजे और खिड़कियों से चिपकी हुई ताकतवर स्कॉच टेप धमाके से फट कर वहाँ कयामत मचाएगी। इस तार को तुम्हें किसी एक खिड़की की चौखट से चिस्पा करना होगा कि नजर न आए। वैसे मैंने इसीलिए इस तार का रंग भी टेप और खिड़कियों के रंग का ऐसा नस्वारी रखा है। खिड़की की स्कॉच टेप के साथ उसे चिपका कर इसका एक सिरा तुम नीचे किसी ऐसी जगह लटका दो जहाँ नीचे से तुम्हारा हाथ तार तक पहुँच जाए। जिस वक्त कमरे में दुश्मन के जर्नैलों की मीटिंग जारी होगी तो तुम किसी भी तरीके से इस तार को नीचे लटकते हुए सिरे को पकड़कर जोर से खींचोगे। बस तुम्हारा सिर्फ इतना ही काम होगा। तार के खींचने से ऊपर स्कॉच टेप पर लगे हुए धमाका खेज केमिकल को हल्का सा झटका लगेगा और इन केमिकल्स के एक्शन रिएक्शन का सिलसिला शुरू हो जाएगा। इस चेन रिएक्शन को एक खास पॉइंट तक पहुंचने में सिर्फ 15 मिनट लगेंगे और तुम्हारे तार खींचने के सिर्फ 15 मिनट बाद स्कॉच टेप धमाके के साथ फट जाएगा। इसके धमाके दूसरी खिड़कियों और दरवाजों पर लगी हुई स्कॉच टेप का मवाद भी धमाकों से फट जाएगा। यूं वो कमरा सारे का सारा हवा में बिखर जाएगा और वहाँ सिवाय आग के शोलों के और कुछ नजर नहीं आएगा। मेरा ख्याल है कि तुम इसकी तकनीक को समझ गए होगे। तकनीक मुश्किल नहीं थी, मगर इस धमाका खेज स्कॉच टेप का कमरे की खिड़कियों और दरवाजे की चौखटों के साथ चिस्पा करके उसके एक सिरे को खिड़की से बाहर लटकाना और फिर मीटिंग शुरू हो जाने के बाद वहाँ आकर तार को खींचना, ये सारा अमल मेरे लिए एक आजमाइश तलब काम था। इसमें मेरे होटल के इर्द गिर्द और होटल के अंदर देखे जाने का 100% इम्कान था और धमाके से पहले मेरा वहाँ देखा जाना मेरे लिए खतरनाक साबित हो सकता था। मैंने स्कॉच टेप और नस्वारी रंग की नलकी लेकर एक कपड़े में लपेटी और कपड़े को अपनी बनियान के अंदर कमर के साथ बांध लिया और घनश्याम से कहा, मैं अपनी जान पर खेल कर भी ये काम करूंगा। अब मैं जाता हूँ। अगर जिंदा रहा तो वापस आकर तुमसे जरूर मिलूंगा। अगर पकड़ा गया तो मेरा कहा सुना माफ करना। ये कहकर मैं कमरे से उतरा और दुकान से बाहर आकर सड़क पर दोनों हाथ वर्जिश करने के अंदाज में हिलाते हुए तेज तेज चल पड़ा, जैसे मैं सुबह की सैर कर रहा था। उस वक्त सुबह हो चुकी थी और चौक में कुछ और लोग भी सैर करते नजर आए। मैंने चौक में जाकर रिक्शा लिया और फौजी हेडक्वार्टर से एक चौक पीछे ही उतर गया, जहाँ से मैं आहिस्ता आहिस्ता जॉगिंग करता, बाजू वर्जिश करने के अंदाज में हिलाता फुटपाथ पर से होता हुआ फौजी हेडक्वार्टर के गेट में से गुजर गया। उस वक्त मेरे जहन में ख्याल आया कि अगर गेट पर मौजूद ड्यूटी गार्ड को किसी तरह मालूम हो जाए कि मेरी कमर के गिर्द इस कदर धमाका खेज मवाद बंधा हुआ है कि अगर वो फट जाए तो सारे फौजी हेडक्वार्टर के बरखचे उड़ा सकता है, तो वो लोग मुझे वहीं गोलियों से भून डालें। मैं चुपके से अपने कमरे में आ गया। मैंने कमर के गिर्द लिपटे हुए रुमाल को खोला और धमाका खेज टेप और नस्वारी तार की छोटी सी नलकी को उसी रुमाल में लपेटकर कमरे में मेज के पीछे छुपा दिया। अब मेरे सामने इस कमांडो ऑपरेशन का सबसे अहम और सबसे खतरनाक मरहला था, यानी इस स्कॉच टेप बम को होटल के उस कमरे में जाकर खिड़कियों दरवाजों की चौखटों से चिपकाना जहां हफ्ते की रात को इसराइली और भारतीय जर्नैलों की मीटिंग होने वाली थी, और फिर किसी एक खिड़की की चौखट से चिपकाई हुई धमाका खेज टेप के साथ नस्वारी तार को लगाना और उसके सिरे को खिड़की से बाहर किसी ऐसी जगह पर लटका देना जहां नीचे से मैं मीटिंग शुरू होने के बाद तार के सिरे को खींच सकूं। ये इन हालात में बज़ाहिर एक नामुमकिन काम नजर आता था कि जब मेरे पास किसी किस्म का भेस बदलने का कोई जरिया नहीं था, और मैं ये भी नहीं चाहता था कि होटल का कोई मुलाजिम मुझे वहाँ वक़्वे से पहले चलता फिरता देखे। शाम तक मेरा जहन इसी उधेड़-बुन में लगा रहा कि मुझे क्या तरीका इख्तियार करना चाहिए। शाम हो गई, मेरी समझ में अभी तक कुछ नहीं आया था, कोई रास्ता दिखाई नहीं दिया था। दूसरे दिन रात को होटल में जर्नैलों की मीटिंग होने वाली थी। मुझे जो कुछ करना था उसी रात करना था, क्योंकि एक बात तय हो गई थी कि मुझे ये काम अपने महदूद बल्कि न होने के बराबर वसाइल के बायस दिन की रोशनी में नहीं कर सकता था। आखिर मैं इसी फैसले पर पहुंचा कि मुझे रात के अंधेरे में चोरों की तरह होटल के कमरे में जाकर ये सारी कार्रवाई करनी होगी। इसके सिवा दूसरा कोई चाराकार नजर नहीं आ रहा था और वक्त गुजरता जा रहा था। मेरे पास सिर्फ एक रात बाकी रह गई थी और ये आखिरी रात ही थी। मैंने रात का खाना कमरे में ही खाया। जगदीश कैंटीन में ही था। मैं उसे जरूर बता देना चाहता था, चुनाचे मैंने उससे कहा कि मैं फिल्म का आखिरी शो देखने जा रहा हूँ। अगर भैया शरत मेरा पूछें तो उन्हें कह देना कि मैं फिल्म देखने गया हूँ।
वो बोला मैं भी चलता हूँ, दोनों इकट्ठे फिल्म देखेंगे, मेरा काम बस खत्म होने ही वाला है। मैंने कहा नहीं यार, तुम मेरे साथ नहीं जा सकते, मेरी एक दोस्त मेरे साथ जा रही है। जगदीश कह कहा लगाकर हंसा, फिर तो तुम्हें अकेले ही जाना चाहिए। जगदीश को ये सब कुछ बताने के बाद मैं अपने कमरे में आ गया। आसमान पर काली घटाएं छाई हुई थीं, तारे कहीं नजर नहीं आ रहे थे, ठंडी हवा चल रही थी और थोड़ी देर पहले हल्की सी बारिश हुई थी। मैंने घड़ी पर निगाह डाली, रात के 9 बज रहे थे। मैं उसी लम्हे हेडक्वार्टर के अहाते से निकलकर रात 12 बजे तक वापस आ जाना चाहता था, ताकि गेट पर मौजूद ड्यूटी गार्ड को यकीन हो जाए कि मैं वाकई फिल्म का आखिरी शो देखने ही गया था। मैंने सिर्फ इतना किया कि संदूक में से एक पुरानी सी नस्वारी रंग की कमीज और हल्के गहरे रंग की टी शर्ट पहन ली, ताकि रात को मैं दूर से नुमाया तौर पर नजर न आ सकूं। पाँव में रबड़ के फ्लैट शूज थे, इसके अलावा मेरे पास कुछ न था। न कोई पिस्तौल मैं अपने साथ ले जा सकता था, न चाकू, क्योंकि मुझे काम पिस्तौल की गोली फायर किए और चाकू से किसी की गर्दन काटे बगैर खामोशी और पुरअमन तरीके से करना था। स्कॉच टेप और नस्वारी तार की नलकी मैंने रुमाल में लपेटकर अपनी कमर के साथ बांध ली थी। पतलून की पिछली जेब में कमरे की चाबी का छल्ला और 25-30 रुपए की इंडियन करेंसी थी। मैंने अल्लाह का नाम लिया और कमरे को ताला लगाकर सर झुकाए बड़े मजे मजे से क्वार्टर के गेट की तरफ चल पड़ा। गेट पर मिलिट्री पुलिस के 2 सिपाही पहले से खड़े थे। मैंने जानबूझकर उन्हें नमस्कार किया और कहा कि मैं फिल्म का सेकंड शो देखने जा रहा हूँ, 12-1 बजे तक आ जाऊंगा। उनमें से एक ने कहा ठीक है साहब। वो सब जानते थे कि मैं मेजर शरद दीवान का भाई धर्मवीर हूँ। ये फौजी वैसे भी मेरे पास फौजी कैंटीन में राशन वगैरह लेने आते जाते रहते थे। मैं गेट के बाहर आकर फुटपाथ पर हो गया। मुझे इतनी जल्दी नहीं थी अपना काम यानी कमांडो एक्शन, बल्कि कमांडो ऑपरेशन मुझे रात जरा गहरी हो जाने के बाद शुरू करना था और इस दौरान अशोका होटल से दूर दूर ही रहना था। नागपुर के बाजारों में अभी खूब रौनक थी। मैं ज्यादा हुजूम वाली जगहों पर जाकर खामखा लोगों की नजरों में आना नहीं चाहता था। चुनाचे मैं एक पार्क में आकर बैठ गया। रात बड़ी खुशगवार थी, हवा चल रही थी, बादल झुके हुए थे। पार्क में दूर दूर रोशनियां जगमगा रही थीं। बूंदाबांदी भी नहीं हो रही थी, मगर लगता था कि किसी वक्त भी बारिश हो जाएगी। मैं चाहता था कि 1-2 घंटे बाद बारिश शुरू हो जाए। बारिश में मैं अपना अशोका होटल वाला कमांडो ऑपरेशन ज्यादा महफूज तरीके से कर सकता था, क्योंकि बारिश में लोग कमरों से बाहर नहीं निकलते। काफी देर तक मैं पार्क के बेंच पर बैठा रहा, फिर उठा और अशोका होटल की तरफ चल पड़ा। मुझे मालूम था ये होटल कहाँ पर वाक़ है। मैं आराम आराम से चल रहा था, मुझे कोई इतनी जल्दी नहीं थी। 1-2 बारौनक चौराहों से गुजरकर मैं एक निस्बतन खाली सड़क पर आ गया। इस सड़क की एक जानिब झीलों वाला बाग था। ये झीलें कुदरती थीं। इसके इर्द गिर्द नागपुर की सिटी कॉर्पोरेशन ने मॉडर्न किस्म का बाग बना दिया था, जहाँ बच्चों का बड़ा पार्क भी था। इस बाग की दूसरी जानिब अशोका होटल की बिल्डिंग थी। चलते चलते मैं बाग की दूसरी जानिब निकल आया। मैंने एक जगह रुक कर बाएं जानिब देखा। दरख्तों के पीछे मुझे अशोका होटल की 3 मंजिला इमारत थोड़ी थोड़ी नजर आ रही थी। अशोका होटल के 3 ब्लॉक थे जो एक दूसरे से अलग अलग बने हुए थे। चूंकि ये मॉडर्न होटल था, इसलिए यहाँ आम होटलों की तरह ज्यादा रोशनियां नहीं थी। कमरों के अंदर फिर धीमी रोशनियां होती थीं। ब्लॉक के आगे खंभों पर डेकोरेशन लाइटें जरूर लगी हुई थीं, मगर चूंकि बरसात के मौसम में रोशनी के बल्ब पर परवाने वगैरह बहुत ज्यादा आते थे, इसलिए हर ब्लॉक के आगे एक खंभा छोड़कर दूसरे खंभे की रोशनी बुझा दी जाती थी। ऐसा बरसात के मौसम में रात को नागपुर शहर की बड़ी सड़कों पर एक खंभा छोड़कर मरकजी लाइट बुझा दी जाती। भारत के वस्ती इलाकों में जंगलों, पहाड़ों और नदी नालों का एक तवील और पेचदार सिलसिला फैला हुआ था। चुनाचे एक तो यहाँ बारिशें देर तक होती रहती थीं, और दूसरे यहाँ बरसात के मौसम में मच्छर, परवाने और दूसरे हशरातुल अर्ज बेशुमार थे। मैं अशोका होटल के पीछे जो सड़क जाती थी वहाँ पर आकर एक जगह अंधेरे में खड़े होकर होटल के उस ब्लॉक का दूर से जायजा लेने लगा, जिसकी दूसरी मंजिल के कमरे में मुझे कमांडो ऑपरेशन के लिए जाना था। ये होटल का नंबर 3 ब्लॉक था। दूसरी मंजिल का कमरा जो मेरा टारगेट था, कोने वाला कमरा था। उसी तरफ एक छोटा सा बागीचा था जिसमें एक फवारा लगा हुआ था। फवारे का पानी लड़ियों की शक्ल में उछल कर नीचे गिरता मुझे दूर से चमकता दिखाई दे रहा था। यहाँ कोने में होटल की दीवार के साथ कोई बल्ब रोशन नहीं था, क्योंकि उसकी रोशनी कमरों की खिड़कियों पर पड़कर कमरों में रिहाइश पजीर लोगों की नींद में खलल डाल सकती थी। इसलिए होटल के किसी ब्लॉक की दीवार पर बाहर की जानिब कोई लाइट नहीं लगाई गई थी। सिर्फ सामने कुछ फासले पर खंभों पर मरकरी लाइट्स लगाई गई थी, जिनकी रोशनी ब्लॉक के कमरों तक आती आती मद्धम पड़ जाती। जहाँ मैं छुप कर खड़ा था वहाँ से मुझे अपना टारगेट साफ नजर नहीं आ रहा था, मगर मुझे मालूम था कि मुझे किस तरफ से होटल की गार्डन की बाड़ फैलांग कर होटल के अहाते में दाखिल होना है। इतनी देर में हल्की हल्की बूंदाबांदी शुरू हो गई थी। मैं दिल में दुआ करने लगा कि या अल्लाह बारिश शुरू हो जाए। इस तरह जिसको बाहर निकलना होगा वो बाहर नहीं निकलेगा और मुझे अपने मिशन की तकमील में आसानी हो जाएगी। जब मैंने महसूस किया कि अब होटल के मतलूबा ब्लॉक की तरफ गहरी खामोशी छा गई है और अब शायद इस तरफ कोई ना आए, तो मैं अंधेरे से निकलकर अपने हदफ की तरफ चल पड़ा। होटल के अहाते की दीवार ज्यादा ऊंची नहीं थी। ये मॉडर्न किस्म के फैशनेबल डिजाइन की दीवार थी, जिस पर थोड़े थोड़े फासले पर हिंदुओं के मंदिरों की तरह छोटी छोटी बुर्जियां बनी हुई थीं। एक जगह से मैंने दीवार फलांगी और आगे गार्डन की झाड़ियों वाली दीवार की ओट में आकर झुककर होटल के ब्लॉक की तरफ देखने लगा। आगे छोटा सा बागीचा था जिसके वस्त में एक फवारा चल रहा था। फवारे के गोल चबूतरे के इर्द गिर्द 3-4 रोशनियां लगी थी और इसके सिवा वहाँ और कहीं बिजली का बल्ब या ट्यूब लाइट नहीं चल रही थी। मैं झाड़ियों की दीवारों के पीछे झुक कर चलता अंधेरे में ब्लॉक से कोई 20 फीट के फासले पर आकर वहीं बैठ गया। मैंने गहरी नजरों
नजरों से माहौल का जायजा लिया। दूसरे यानी दरमियाने ब्लॉक की तरफ लॉबी में रोशनी हो रही थी और सामने एक दो कारें खड़ी थी। लॉबी में एक दो आदमी इधर उधर हरकत करते नजर आ रहे थे। सामने वाले बागीचा भी खाली था और जिस जगह मैं छुपा हुआ था वो बागीचा भी खाली पड़ा था। मैंने ऊपर नजरें उठाकर देखा। गर्मियों का मौसम होने की वजह से तकरीबन हर स्वीट या कमरों में एयर कंडीशनर चल रहे थे, जिसकी वजह से कमरों की तमाम खिड़कियां बंद थीं। किसी किसी कमरे में रोशनी हो रही थी जिसकी धीमी चमक खिड़की के शीशों और पर्दों के पीछे से दिखाई दे रही थी। दूसरी मंजिल वाले जिस कमरे में मुझे जाना था उस कमरे की बत्ती बुझी हुई थी और खिड़की पर अंधेरा छाया हुआ था। ये बात मेरे हक में बड़ी अच्छी थी। मैंने आंखें सुकेड़कर उस कमरे की दीवार को बड़े गौर से देखने की कोशिश की। दीवार के साथ दो कमरों की खिड़की के दरमियान मुझे ऊपर तक दीवार पर एक बेल चिमटी नजर आई। मुझे उस बेल पर पहुंचना जरूरी था। बूंदाबांदी अब हल्की बारिश में तब्दील हो गई थी। मैंने इर्द गिर्द देखा, वहाँ कोई नहीं था और दूर दूर तक इलाका खाली पड़ा हुआ था। मैं झुककर झाड़ियों के साथ साथ चलता ब्लॉक की तरफ तेजी से दौड़ा और उसके साथ लगकर खड़ा हो गया। अब मैंने आहिस्ता आहिस्ता आगे की जानिब खिसकना शुरू कर दिया। 7-8 कदम चलने के बाद मैं उस जगह पहुंचकर रुक गया जहां एक फूलदार बेल नीचे से ऊपर तक दीवार के साथ चिमटी हुई चली गई थी। ये बेल ऊपर मेरे मतलूबा कमरे के करीब से होकर ऊपर वाली तीसरी मंजिल की जानिब चली गई थी। मैंने बेल में हाथ डालकर उसकी शाखों को टटोला। अचानक मेरा हाथ लोहे के पाइप पर पड़ा। ये लोहे का पाइप था जो ऊपर छत पर से बारिश का पानी नीचे गटर में पहुंचाने के लिए लगाया गया था। शायद ये बेल इस पाइप को छुपाने के लिए ही लगाई गई थी। मुझे अपना रास्ता साफ होता नजर आया। बेल की शाखें नाजुक थीं मगर पाइप मजबूत था। बेल की शाखें मुझ पर सिर्फ इतनी मेहरबानी कर सकती थीं कि जब ऊपर चढ़ने लगूं तो मुझे अपने अंदर छुपा लें। एक बार फिर मैंने दाएं बाएं तेज निगाहों से देखा। जब वहां कोई आदमी नजर न आया तो मैं बेल में घुस गया। पाइप को दोनों हाथों से पकड़ा और आहिस्ता आहिस्ता ऊपर चढ़ने लगा। बेल की शाखों पर बारिश के जो कतरे गिर रहे थे वो सर पर और कभी कभी आंखों पर भी पड़ रहे थे। मैं संभल कर पाइप के गिर्द लगे गोल क्लैंपों को ऊपर से पकड़ता और नीचे उन पर पांव जमाता आहिस्ता आहिस्ता ऊपर चढ़ता जा रहा था। मुझे सिर्फ एक ही मंजिल ऊपर जाना था। मैंने दूसरी मंजिल वाली मतलूबा खिड़की के पास पहुंचकर बाएं हाथ से उसे अंदर को धकेला। खिड़की अंदर से बंद थी। मैंने परेशान सा होकर दाएं जानिब देखा। दाएं जानिब की खिड़की एक हाथ के फासले पर थी। उस कमरे की सिर्फ 2 ही खिड़कियां थीं। उसे अंदर से धकेला तो वो भी अंदर से बंद थी। अचानक मेरी निगाह खिड़की से जरा आगे पड़ी जहाँ रोशनी बहुत धुंधली सी थी और ये रोशनी नीचे कुछ फासले पर बागीचे की बाड़ के साथ खंबे पर लगी ट्यूब की थी। मैंने बेल की शाखों को एक तरफ थोड़ा सा हटा कर देखा जहाँ दीवार पर एक खुली जगह थी। शायद यहाँ आकर कमरों के साथ साथ जाने वाला कॉरिडोर खत्म होता था। मैंने बेल के अंदर से एक पाँव निकालकर दीवार से जरा बाहर निकली हुई बन्नी पर रखा। हाथ से खिड़की की चौखट को पकड़ा और फिर दूसरा पाँव दीवार की बन्नी पर रखा और खिड़की के साथ चिमट गया। यहाँ मैं नीचे से देखा जा सकता था। यहाँ ज्यादा देर तक मैं खड़ा भी नहीं रह सकता था। मैं दीवार के साथ चिमटा राहदारी के खला की तरफ खिसकने लगा। जहाँ राहदारी का चौकोर शिगाफ था उसके करीब आते ही मैंने उछलकर उस पर छलांग लगा दी। मेरे हाथ राहदारी की दीवार की मुंडेर पर जम गए। दूसरे लम्हे मैंने टांगे दीवार के ऊपर डाली और मैं राहदारी में उतरते ही वहीं बैठ गया। ये काम इतना आसान नहीं था जितना आसानी से मैंने कह दिया। इसके पीछे मेरी इंतहाई सख्त कमांडो ट्रेनिंग भी काम कर रही थी। राहदारी में दूर तक वॉल टू वॉल कारपेट बिछा हुआ था और छत में थोड़े थोड़े फासले पर धीमे धीमे बल्ब रोशन थे। ये कॉरिडोर मैं दिन के वक्त भी देख चुका था जब मैं मेजर शरत के साथ इस कमरे की सिक्योरिटी का जायजा लेने आया था। मैं अपने मतलूबा कमरे यानी टारगेट के दरवाजे के पास ही बैठा हुआ था। यहाँ होटल का कोई भी मुलाजिम किसी भी वक्त आ सकता था या किसी कमरे के अंदर से नमूदार हो सकता था। चुनाचे मैंने अपना काम शुरू कर दिया। जेब से लोहे की तार निकाल कर कमरे के दरवाजे पर लगे ताले की सुराख में डाली और उसे खास तरीके से 3-4 मरतबा दाएं बाएं घुमाया। ये ऐसा तरीका था कि इस पर अमल करने से दरवाजे के अंदर लगा हुआ कोई भी ताला खुल जाता था। चुनाचे थोड़ी सी कोशिश के बाद दरवाजे का ताला खुल गया। मैं जल्दी से कमरे में घुस गया और दरवाजा बंद कर दिया। दरवाजा बंद करते ही ताला अपने आप लग गया। कमरे में पहले तो अंधेरे के सिवा कुछ दिखाई न दिया। फिर कमरे की बंद खिड़कियों के आगे पड़े सफेद रेशमी पर्दों में से बाहर की हल्की हल्की धुंधली रोशनी आने लगी। मैंने कमरे को गौर से देखा। ये वही कमरा था जहाँ मैं मेजर शरत दीवान के साथ दिन के वक्त आया था और जहाँ दूसरे दिन रात को इसराइली और भारतीय जर्नैलों की खुफिया मीटिंग होने वाली थी। मेजर शरत ने मुझे बताया था कि ये मीटिंग फौजी हेडक्वार्टर के ऑफिसर मेस में इसलिए नहीं रखी गई कि फौज की हाई कमांड इस मीटिंग में तय होने वाले उमूर के बारे में सिवाय चंद एक मिलिट्री इंटेलिजेंस के अफसरों के सिवा और किसी फौजी अफसर को कुछ मालूम होने नहीं देना चाहती। उन उमूर को जो जाहिर है पाकिस्तान के खिलाफ किए जाने वाले जारहाना हमले के बारे में थे इंतहाई खुफिया रखना चाहती थी। इसलिए ये फैसला किया गया कि ये अहम तरीन सीक्रेट मीटिंग किसी होटल के कमरे में हो। कमरे में लंबी मेज पड़ी थी। इसी तरह मेज के गिर्द मुनक्कश चमकीली कुर्सियां थीं। जब मुझे अपनी पूरी तसल्ली हो गई कि ये वही कमरा है जहां अगली रात को फौजी अफसरों की खुफिया मीटिंग होने वाली है तो मैंने अपना काम शुरू कर दिया। मैंने कमर के गिर्द लिपटी हुई धमाका खेज टेप निकाली। सबसे पहले खिड़की का पर्दा एक तरफ हटा दिया। मैंने देखा कि टेप का रंग नस्वारी खिड़की के गहरे ब्राउन रंग जैसा ही था। दोनों में रंग का जरा भी फर्क न था। मैंने चौखट को टटोल कर गौर से देखा और टेप खोलकर एक तरफ ऊपर से लेकर खिड़की के नीचे वाली चौखट तक चिपका दी। टेप ऐसी थी कि चौखट से चिपकने के बाद बिल्कुल चौखट के साथ मिल गई।
میں نے ہاتھ لگا کر دیکھا، کچھ محسوس نہیں ہوتا تھا کہ جہاں کوئی ٹیپ لگی ہوئی ہے۔ اسی طرح میں نے کھڑکی کی دونوں جانب دھماکہ خیز ٹیپ چپکا دی، پھر سفید ریشمی پردوں کو کھول کر برابر کر دیا۔ اس کے بعد میں نے دوسری کھڑکی کے چوکھٹ کے ساتھ اسی طرح دھماکہ خیز ٹیپ چپکا دی۔ اب میں عقبی دروازے کی طرف بڑھ رہا تھا، جہاں دروازے پر چنٹ والا سفید ریشمی پردہ پڑا ہوا تھا۔ پردے کو ہٹانے کی بجائے میں پردے کے اندر چلا گیا اور اسکاچ ٹیپ کو کھول کر تیزی سے اپنا کام شروع کر دیا۔ مجھے ڈر تھا کہ کہیں ٹیپ ختم نہ ہو جائے، مگر ابھی کافی ٹیپ پڑی تھی۔ میں نے دروازے کی چوکھٹ کے ساتھ اوپر سے لے کر نیچے تک دھماکہ خیز ٹیپ چپکا دی۔ اس کے بعد کمرے کے صدر دروازے کی طرف آ گیا، جہاں دروازے پر کوئی پردہ نہیں تھا۔ میں نے دروازے کی دونوں جانب چوکھٹوں کے ساتھ اوپر سے نیچے تک اسکاچ ٹیپ بڑی مہارت سے چپکا دی۔ اس کام سے فارغ ہونے کے بعد میں نے نیم اندھیرے میں چہرہ قریب کر کے اور ٹیپ کو اوپر سے نیچے تک ہاتھ پھیر کر دیکھا۔ ٹیپ بالکل لکڑی کی چوکھٹ کے ساتھ ایک جان ہو گئی تھی اور رنگ بھی دروازے کے ساتھ مل گیا تھا۔ دھماکہ خیز ٹیپ صرف آدھی انچ کے قریب رہ گئی تھی۔ میں نے اسے بھی مین دروازے کی چوکھٹ کے ساتھ اندر ہی چپکا دیا، کیونکہ ہمارے مجاہد اور خاص آدمی جس کا فرضی نام گھنشام تھا، اس نے مجھے سختی سے تاکید کی تھی کہ اس ٹیپ پر چاقو یا کینچی مت چلانا، اس کو ہاتھ سے کھینچ کر توڑنے کی بھی کوشش نہ کرنا، اگر کرو گے تو تباہ کن دھماکہ ہوگا۔ اس کام سے فارغ ہونے کے بعد میں اس کھڑکی کی طرف آ گیا جس کی چوکھٹ پر لگی ٹیپ کے ساتھ مجھے باریک تار چپکا کر تار کو کھڑکی کے باہر لے جانا تھا۔ یہ کھڑکی اندر سے چٹخنی چڑھا کر بند کی گئی تھی۔ میں نے آہستہ سے اس کی چٹخنی اتاری اور اس کا ایک پٹ ذرا سا اندر کی جانب کھول دیا۔ باہر سے ٹھنڈی ہوا کا جھونکا آیا، ساتھ ہی مجھے ہلکی بارش کی آواز بھی سنائی دی۔ میں نے کھڑکی کی چوکھٹ کے کونے میں وہ چپکی دھماکہ خیز نسواری ٹیپ کے اوپر باریک تار کو رکھا اور جیب سے دوسری عام اسکاچ ٹیپ نکال کر اس کا چھوٹا سا ٹکڑا توڑا اور تار کے اوپر اچھی طرح سے چپکا دیا۔ یہ فالتو عام ٹیپ کا چھوٹا رنگ میں اپنے ساتھ لایا تھا اور اس ٹیپ کا رنگ بھی دھماکہ خیز ٹیپ جیسا نسواری تھا۔ میں نے باقی تار نلکی پر سے کھولی اور اسے بیل کے ساتھ ساتھ نیچے کی طرف پھینک دیا۔ یہ کام ختم ہو گیا اور اب مجھے وہاں سے واپس دیوار والے پائپ کے ذریعے نہیں بلکہ ہوٹل کے اندر سے ہو کر جانا تھا۔ میں نے کھڑکی کا پٹ بند کر کے چٹخنی دوبارہ لگا دی، دونوں کھڑکیوں کے پردے ہٹا کر دھماکہ خیز اسکاچ ٹیپ کا معائنہ کیا۔ عقبی دروازے کی ٹیپ کو بھی غور سے دیکھا۔ یہ ٹیپ چوکھٹوں کے ساتھ اس طرح چپک گئی تھی کہ روشنی بھی اندر نہیں آ سکتی تھی۔ کمرے کے بڑے دروازے کی طرف آ کر میں نے لوہے کے تار کے ساتھ دروازے کے تالے کو آہستہ سے کھولا، پھر دروازے کا پٹ ذرا سا کھول کر باہر راہداری میں جھانک کر دیکھا۔ راہداری دور تک خالی تھی۔ میں جلدی سے باہر آ گیا اور دروازے کو اپنی طرف تھوڑا زور سے کھینچا۔ دروازہ بند ہوا اور ساتھ ہی اس کا لاک بھی لگ گیا۔